कहानी की शुरुआत इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के फ्लैशबैक सीन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम पिछली मूवीज के कैरेक्टर्स को पजल्स को सॉल्व करते हुए देखते हैं। अब यहां पर बड़ी मुश्किल से 6 राउंड पार करने के बाद 6 जनों में से केवल 2 ही जने बचे थे, जिनका नाम था जोई और पेन। इस गेम के अंदर जोई ने अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया था, इसीलिए वे नहीं चाहती है कि मिनू और कुछ गेम बनाए और दूसरे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे। इसीलिए जोई बेन के पास आती है और उसे बताती है कि हमारे पास मिनोज ने जो छोटे छोटे बॉक्सेस भेजे थे, मैंने उनको डिकोड करके उनके लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। क्यों ना हम वहां जाकर इनका पर्दाफाश कर दे और इनकी सच्चाई आम लोगों के सामने लेकर आए, क्योंकि जब तक ये गेम चलता रहेगा लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें 2003 का ईयर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जो होती है सोनिया और उसकी बेटी क्लियर। सोनिया अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थी और वह अपने हस्बैंड हेनरी के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था और हर वक्त इन दोनों के बीच में अनबन ही रहती थी। अब यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि हेनरी ही मिनोज के लिए एस्केप रूम्स के पजल्स डिजाइन करता है, और क्योंकि ये पजल्स काफी ज्यादा मुश्किल और टाइम टेकन होते हैं, इस वजह से हेनरी अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा होता है। अब यहाँ पर क्लियर सीधा हेनरी से कह देती है कि वह अब उसके साथ और नहीं रहना चाहती। जवाब में हेनरी कहता है कि क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लियर को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर अपनी पसंदीदा चीजों को रख रही होती है। इसके बाद हमें सोनिया को दिखाया जाता है, जो कि स्टीम रूम के अंदर स्टीम ले रही होती है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर सोनिया बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो डोर को भी ओपन कर लेती है, लेकिन वह डोर लॉक होता है। अब यहाँ पर सोनिया को ये समझ आ जाता है कि हेनरी ने उसके साथ धोखा किया और वो भी इसके एक रूम में एक कैदी बन चुकी है। तभी यहाँ पर वह वहाँ से कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हीं की मदद से वह वहाँ से निकल सकती है। तभी उसे वहाँ पर पड़े कुछ काले पत्थरों में एक सफेद पत्थर दिखता है और वह समझ जाती है कि इसी में कुछ क्लू होगा। अब यहाँ पर मैग्नेट की मदद से सोनिया उस रूम की खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि उसके हाथ पर फफोले होना शुरू हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी लाल हो जाती है और अब इतने ज्यादा टेम्परेचर की होने की वजह से सोनिया उस खिड़की को नहीं खोल पाती है और सोनिया की यहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद में कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम की, जहाँ पर हेनरी अपने नेक्स्ट एस्केप रूम के ऊपर काम कर रहा होता है, और ये बेसिकली एक प्लेन सिमुलेशन होता है, जिसकी टेस्टिंग पर वहाँ के लोग बताते हैं कि इस एस्केप रूम से बचने की सिर्फ 4% संभावना है। जिसे सुनकर हेनरी कहता है कि यह तो काबिल तारीफ है, खेल में मजा आने वाला है। तभी हम यहाँ पर एक शख्स को देखते हैं, जो कि हेनरी की ऑफिस से यूएसबी को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर हमें हेनरी की बेटी क्लियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी व्यूअर्स को यह पता चलता है कि हेनरी के सारे डिजाइन को आजकल क्लियर ही डिजाइन कर रही है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर भी जितने भी पजल्स थे, जितने भी डिजाइन थे, उन सभी को क्लियर ने ही बनाया था। लेकिन क्लियर एक कमरे के अंदर कैद होती है, जिसके बाहर एक कांच का दरवाजा लगा होता है, और हेनरी क्लियर को कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि अगर क्लियर उस कमरे से बाहर जाकर पुलिस को या फिर किसी को उनके बारे में बता देती तो इनका पूरा प्लान चौपट हो जाता। अगली सीन के अंदर हम जोई और बेन को देख पाते हैं, और ये दोनों ही मैनहट्टन की फ्लाइट को पकड़ने के लिए निकले थे, क्योंकि उन बॉक्सेस को डिकोड करने के बाद इन्हें जो लोकेशन मिली थी वह मैनहट्टन की ही थी। लेकिन तभी जोई को अपनी मॉम के पुराने विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम एक प्लेन क्रैश के दौरान मारी गई थी, और यही रीजन था कि जोई इस वक्त उस प्लेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाती है, और वह बेन को कार से मैनहट्टन जाने के लिए कहती है। इसके बाद में ये निकल जाते हैं, लेकिन रात को रुकने के लिए ये होटल के अंदर एक कमरे को बुक करते हैं। लेकिन रात को सोते वक्त बेन को ऐसा लगता है कि वे इस वक्त भी एस्केप रूम के अंदर ही है, और धीरे धीरे उस कमरे की चारों दीवारें कोलैप्स होने लगती है। अब यहाँ पर बेन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जोई आ जाती है, जो कि उसे नींद से जगाती है और उससे कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। जिसके बाद वह मिनोज की मेन लोकेशन पर जाने के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। तभी जोई कहती है कि 2 दिन पहले मैंने जिस लोकेशन का पता लगाया था वो यही थी, और 3D मैप के जरिए देखने के बाद मुझे यह पता चला था कि यहाँ पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तभी बेन कहता है कि हो सकता है कि तुमसे गलती हो गई हो, लेकिन जोई कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ देखना चाहिए, और इसके बाद में वे लोग तोड़कर अंदर चली जाती है, जहाँ पर बेन और जोई को एक शख्स मिलता है, जो इनसे कहता है कि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? अब यहाँ पर जोई और बेन उस शख्स को कुछ पैसे देने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वह इनके कुछ सामान को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है, और अब उसे पकड़ने के लिए ये दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वह भागता भागता एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब जोई अपनी मॉम की आखिरी निशानी उस चेन को लेने के लिए भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह शख्स इन लोगों को चकमा देकर उस ट्रेन के अंदर बंद करके वहाँ से चला जाता है, और जिस ट्रेन के अंदर जोई और बेन होते हैं वहाँ पर इनके अलावा 4 लोग और होते हैं, ये टोटल 6 लोग होते हैं। अब यहाँ पर जोई कहती है कि अगले स्टेशन पर उतरकर हम पुलिस को उस चोर के बारे में कंप्लेन करेंगे, लेकिन ये ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगती है, और तभी ये देखते हैं कि इस ट्रेन का आगे का हिस्सा खुद ब खुद ही अलग हो जाता है और इनकी बोगी सबसे अलग हो जाती है, और इनका ये बोगी खुद ब खुद ही चल
रहा है और ये देखकर जोई समझ जाती है कि ये एस्केप रूम के अंदर फंस चुके हैं और इसी के साथ मीनूस का पहला एस्केप रूम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपसी बातचीत से इन लोगों को यह पता चलता है कि ये सभी पहले भी एस्केप रूम गेम के विनर रह चुके हैं। अब यहाँ पर ये 6 लोग उस डिब्बे के अंदर उन क्लूज को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनकी मदद से ये उस एस्केप रूम से यानी कि उस बोगी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि अनजान वस्तुओं से दूर रहे और इससे जोई समझ जाती है कि यह एक क्लू है और इसके बाद में ये सभी ट्रेन की सीटों के नीचे से और बाकी सारी चीजों से सामानों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी इन्हें एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक तौलिया और एक हैंडल होता है। अब ये सभी क्लूज को ढूंढ ही रहे होते हैं लेकिन तभी उस ट्रेन के अंदर बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है और अब ये सभी लोग किसी भी लोहे की चीज को हाथ नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो ये मारे जाएंगे। अब यहाँ पर एक शख्स कहता है कि यहाँ पर लिखी हुई चीजों पर हमें देखना चाहिए कि उनके अंदर कोई एक कैरेक्टर मिसिंग है। अब तभी यहाँ पर थियो नाम के एक शख्स को केबिन रूम के अंदर एक छोटा सा कॉइन बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इन्हें 9 कॉइन्स को डालना होगा, तभी ये उस बोगी से बाहर निकल सकते हैं। और अब ये सभी जब मिलकर ट्रेन के हैंडल्स को खींचने लगते हैं तो इन्हें अलग अलग कॉइन्स मिलते हैं जिन्हें ये कॉइन बॉक्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स को इकट्ठा करते वक्त थियो की मौत हो जाती है करंट लगने की वजह से, लेकिन बाकी के सारे लोग ट्रेन के नीचे खुले एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं और अब ये अगले एस्केप रूम के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान ये सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, जहाँ पर इनके नाम थे रेचल, ब्रियाना और नेथन। इसके बाद में ये लोग दूसरे एस्केप रूम में पहुंचते हैं जिसकी डिजाइन एक बैंक की तरह थी और सामने एक बहुत ही बड़ी तिजोरी को देखते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता होता है। लेकिन यहाँ का पजल ये होता है कि सामने ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स में से किसी गलत टाइल पर अगर इन्होंने पैर रख दिया तो वहाँ पर लेजर्स निकलेगी, जिस वजह से ये सभी मारे जा सकते हैं। अब तभी यहाँ पर नेथन की नजर वहाँ पर रखे कुछ बॉक्सेस पर जाती है जिनको खोलने पर इन्हें कुछ चाबियां मिलती है और तभी इन्हें वहाँ पर 2 लॉकर्स मिलते हैं जिनके ऊपर सोनिया लिखा होता है। उन बॉक्सेस के अंदर हीरे भरे थे और ये हीरे इतने ज्यादा शार्प थे कि इनको छूने पर हाथों से खून निकल रहा था और यहाँ पर व्हाइट नोटों की गड्डी भी पड़ी थी जिन्हें देखकर ब्रियाना समझ जाती है कि यह उनका एक क्लू है और ब्रियाना यहाँ पर इन व्हाइट गड्डियों पर खून डालना शुरू कर देती है जिसके बाद ब्रियाना को कुछ दिखना शुरू हो जाता है और वे नंबर एक तिजोरी का था जिसे खोलने पर इन्हें एक ट्रांसपेरेंट नंबर मिलता है जो कि उन टाइल्स को लोकेट कर रहा था जिन पर पैर रख के ये आसानी से उस तिजोरी तक पहुंच सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनकी टाइम लिमिट होती है 10 मिनट की, लेकिन ये सब करने में इनके ऑलरेडी 5 मिनट तो बीत चुके होते हैं। अब यहाँ पर नेथन उन टाइल्स के जरिए आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक गलत टाइल पर पड़ जाता है जिस वजह से लेजर निकल जाती है, जिस वजह से नेथन वहीं पर घबरा कर बेहोश हो जाता है। लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स उसको अपने साथ उठाकर तिजोरी के अंदर चले जाते हैं और अब ये सभी तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 10 मिनट खत्म हो जाने के बाद उस रूम के अंदर चारों तरफ लेजर्स ही लेजर निकलना शुरू हो जाती है और अगर कोई भी बीच में खड़ा होता तो बूम। अब यहाँ पर ये सभी तीसरे एस्केप रूम के अंदर पहुंचते हैं जो कि एक बीच की तरह लग रहा होता है और इस रूम की डिजाइन भी इस मूवी के पहले पार्ट में बर्फ वाले रूम की तरह ही थी और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन भी होती है। तभी यहाँ पर ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है जिससे फोटो खींचने पर एक छोटी सी फोटो बाहर आती है जिस पर लिखा होता है ड्रॉप योर एंकर एट आवर ग्लास बी। अब इन्हें रेत के अंदर एक एंकर को ढूंढना होता है और ये सभी उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्होंने जो रेत के ऊपर उस कैमरे को रखा था वह कैमरा जमीन के अंदर धंसने लगता है। अब यहाँ पर काफी जांच पड़ताल के बाद इन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसकी मदद से ये रेत के अंदर धसे उस एंकर को ढूंढ पाते हैं। अब यहाँ पर जोई को 2 स्टेचू भी दिखते हैं और कुछ शेल्स जो कि वहीं पर पड़े थे। अब जब यहाँ पर इन लोगों को वो एंकर मिल जाता है तो ये उसकी मदद से दूसरे एस्केप रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेचल जमीन के अंदर धंसने लगती है और यहाँ पर बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर दबाव इतना ज्यादा था कि रेचल नहीं बच पाती और वे जमीन के अंदर धंस जाती है। यहाँ पर नेथन नहीं चाहता था कि रेचल मरी जाए, इस वजह से वह खुद उस रेत के अंदर कूद कर रेचल को बाहर फेंक देता है, लेकिन वह खुद मारा जाता है। अब यहाँ पर एक रूम के अंदर जाने पर इन्हें एक फ्रिज मिलता है जो कि उस रूम से बाहर जाने का रास्ता होता है, लेकिन इस फ्रिज को चालू करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्हें एक केबल की जरूरत थी। वहाँ पर उन्हें केबल तो मिल जाती है लेकिन उस केबल का कोड नहीं होता और जब उस कोड को ढूंढने के लिए जोई वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एक लाइट हाउस दिखता है और अब वह लाइट हाउस पर चढ़ जाती है और टेलीस्कोप से देखने पर उसे वहाँ पर एक क्लू मिलता है जिस पर लिखा होता है आई कैन सी यू, लेकिन यहाँ पर सी की स्पेलिंग SEE की जगह SEA होता है, यानी कि पानी से जुड़ा कोई क्लू। और जब ये बात बेन को पता चलती है कि सी से जुड़ा कोई क्लू है तो वे उन्हीं स्टेचूज के पास जाता है जहाँ पर उनकी आंखों पर कुछ शेल पड़े थे और जैसे ही बेन उन शेल को निकालता है तो उसे वे कोट मिल जाती है और बेन ये कोट ब्रियाना को दे देता है। और अब यहाँ पर ये सभी सीढ़ी से ऊपर आने की जहाँ पर जोई होती है वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन सीढ़ियों से नीचे गिरकर, क्योंकि सीढ़ियाँ अपने आप ही नीचे जाने लगती है, इस वजह से वे रेत में धंस के मारा जाता है। और अब यहाँ पर जोई और रेचल काफी मुश्किलों का सामना करते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों को यह लगता है कि ये अब रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं और इन्होंने सारे एस्केप रूम्स को पार कर लिया है। लेकिन तब यहाँ पर ब्रियाना भाग कर आती है और वह उस रास्ते को खोलने के लिए कहती है जिससे वे ऊपर आए थे, लेकिन अब वे रास्ता बंद हो जाता है और अब ये समझ जाते हैं कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये भी एस्केप रूम ही है। और यहाँ पर इन्हें यह पता चलता है कि यहाँ पर हर
3 मिनट के अंतराल के अंदर एसिड की रेन होती है और इन्हें अब जल्दी से क्लूज को ढूंढकर वहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी जोई को वहाँ पर एक चाबी मिलती है और साथ में एक छाता भी, और उस चाबी की मदद से ये एक ऐसे डोर को खोलते हैं जिसे खोलने पर वहाँ की छत थोड़ी सी बाहर निकल आती है, जिससे एसिड की बारिश इनके ऊपर नहीं गिरती। और अब वहीं पर इन्हें एक क्लू मिलता है जिसे सोल्व करने पर यह एक पीसीओ के सामने आते हैं और इन्हें पता चलता है कि एक कॉल आने वाला है जिसे कि इन लोगों को अटेंड करना है। मगर ये अपने सामने वाली चीज को खोले कैसे, वहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है और उसकी चाबी इनके पास नहीं होती। तभी यहाँ पर इन्हें एक बोतल मिलती है और ये आइडिया लगाते हैं कि उस बोतल के अंदर एसिड को भर के उसको इस लॉक पर डाल के इसे खोल सकते हैं। तभी यहाँ पर एसिड की बारिश होना शुरू हो जाती है और ये उस बोतल को वहाँ पर खुला छोड़ देते हैं और यहाँ पर रेचल छाते को लेकर आगे जाती है और उस बोतल को एसिड से भर लेती है और अंदर जाकर ये कॉल उठाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि इनमें से कौन बोलेगा और क्या बोलेगा। तभी बाहर जोई को एक क्लू मिलता है और वह उन्हें बताती है कि रिंग रिंग रिंग, और वह इन्हें बताती है कि 3 बार रिंग होने पर ही इन्हें कॉल को पिक करना होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एसिड की बारिश होना एक बार फिर से शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर कॉल आता है और कॉल को उठाते ही वहाँ पर टैक्सी का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पर जोई तो अंदर पहुंच जाती है लेकिन ब्रियाना और रेचल बाहर ही रुक जाती है। और अब ये दोनों उस टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश काफी करती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक हो चुका था जिस वजह से नहीं खुल पाता है। लेकिन तभी टाइम लिमिट खत्म होने की वजह से वहाँ पर एसिड की बारिश शुरू होने ही वाली होती है और यहाँ पर ये दोनों जोई को गुड बाय कहकर वहीं पर मारी जाती है। और तभी टैक्सी के अंदर सीट खुल जाती है और जोई अपने नेक्स्ट एस्केप रूम के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिनोस की टीम देखती है कि जिस रूम को एस्केप रूम के लिए तैयार किया गया था वहाँ पर जोई नहीं पहुंची है, वे तो किसी और ही रूम के अंदर पहुंची है। और यहाँ पर इन्हें यह पता चलता है कि यूएसबी के चेंज हो जाने की वजह से इनके रूम्स चेंज हो चुके हैं। अब वहीं हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि सीधा क्लेयर के सामने आकर गिरती है और यहाँ पर क्लेयर बताती है कि मैंने उन रूम्स की लोकेशन को चेंज किया और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर जोई देख पाती है कि वे क्लेयर ही थी जिसने अभी तक के सारे पजल्स बनाए। यहाँ पर क्लेयर जोई को कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहती हूँ। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए मेरे पास 3 मौके थे, जिनमें से 2 को तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, और अब सिर्फ एक मौका है और अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो मैं इसी रूम के अंदर दब कर मारी जाऊंगी। आखिरी बार जब मैंने इस पजल को सोल्व करने की कोशिश की तो मेरे पिता हेनरी ने मुझसे कहा था कि तुम अकेले इस पजल को सोल्व नहीं कर सकती हो, और यही रीजन था कि मैंने रूम्स की लोकेशन को चेंज करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जोई को क्लेयर की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्लेयर जोई से कहती है कि अगर तुम मेरी इस रूम से बाहर निकलने में मदद करोगी तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, और तब ये मिनोस का एस्केप रूम वाला प्लान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर जोई क्लेयर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर उसे स्क्रीन पर टेढ़े एंगल से कुछ अल्फाबेट नजर आते हैं और ये वही अल्फाबेट होते हैं जिससे कि इस रूम को ओपन किया जा सकता है। और आखिरकार जोई क्लेयर के इस रूम को ओपन कर ही देती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लेयर के पिता हेनरी पहुंच जाते हैं और वह इनके साथ लड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वह शख्स पहुंच जाता है जिसने मूवी की शुरुआत में यूएसबी को चुराया था और जिसने क्लेयर की मदद की थी। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है और वह शख्स हेनरी को गोली मार देता है। और तभी क्लेयर भी यहाँ पर मौका पाते हुए अपने पिता हेनरी को उसी रूम के अंदर कैद कर देती है जहाँ पर वह कई सालों से कैद थी। और अब ये जल्दी से सर्वर रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ से ये सभी सर्वर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से बेन की जान बच जाती है। और ये फटाफट से बेन के लिए एम्बुलेंस को बुलवाती है और यहाँ पर अब पुलिस भी पहुंच जाती है और अब पुलिस के पास मिनोस के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं। और अब यहाँ पर क्लेयर अपने पिता के पास जाती है जहाँ पर वह उनसे कहती है कि अब तक मैं आपके हाथों की कठपुतली थी लेकिन अब आप मेरे हाथों की कठपुतली हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्लेयर की बातों से यह पता चलता है कि वह अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक है और अब वह और भी ज्यादा खतरनाक पजल्स बनाने लग जाती है। और दोस्तों इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।